और जी नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन नहीं किया, मुझे नहीं, हमें ज्वाइन नहीं किया मेजर नदीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेजर साहब, आपकी कमी ना बड़ी कोई पिछले वीक से मुझे फील हो रही है, और कभी कभी गुस्सा भी आता है आप पे कि जब काम होता है उस वक्त आप अवेलेबल नहीं होते। वैसे तबीयत आपकी ख़राब थी तो इस वजह से। अच्छा जी, मैं एक चीज़ क्लियर, हंसी आती है इस बात को भी करते हुए। मैं टॉन्ट नहीं मारा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। दुबई एयर शो, इंडिया का तैयारा, ऑयल लीक होना से गिरने तक। अच्छा, गिरने का तो सबको अफसोस है, क्योंकि देखिए वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, एक जान का लॉस है। उस पर तो मैं कभी भी हंसूंगा नहीं या खुश नहीं होऊंगा। लेकिन वो जो इंडिया वालों ने बातें की है कि अगर आप, मैं उनका एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, अच्छा इतने कोई पंजाबी वाला वर्ड है, वेले लोग हैं और इतने फजूल लोग हैं कि फजूल खबरें कि आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारे तैयार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की। तो कोई लड़की थी, हमने छेड़ दी, क्या किया? अच्छा, फिर उसके बाद लोगों ने जो है वो बताया कि हम लड़ने नहीं आ रहे, हम पैम्पर लेकर आ रहे हैं क्योंकि अपने तैयारे को बनाओ। तो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या तैयारे में छेड़छाड़ हो सकती है ओपन शो में? नहीं, देखें इस वक्त तो आप अगर देखें तो वाकई इंडियन एयरफोर्स जो है ना इज़ ऑन फ्री फॉल, और धड़ाधड़ उनके तैयारे गिर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो जंग में हमने गिराया वो तो ठीक है, हमारे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो तेजा गिरा है जिसमें एक विंग कमांडर की भी डेथ हुई है, सयाल साहब की, तो वो एक अफसोसनाक वाक़या है। और पाकिस्तान के अंदर उसको अफसोस के साथ ही देखा गया है मेजॉरिटी में जहाँ भी गया। लेकिन उसके ऊपर भी इंडियन चैनल्स और सोशल मीडिया और इंडिया के जो लोग हैं वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे आपने भी बयान किया कि जी पाकिस्तान ने कोई इसके अंदर कोई छेड़छाड़ की है या पाकिस्तान का इनका एलिमेंट है, क्योंकि उनके यहाँ तो एक आदत बनी हुई है, कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरते। अच्छा, नरेंद्र मोदी को छींके भी लगती है कि पाकिस्तान का हाथ है इसमें। वहाँ उनका ये एक ट्रेंड बन गया है कि वहाँ कोई छोटा मोटा वाक़या भी हो। अभी आप देखिए कि वहाँ उनकी जो थाने के अंदर धमाका हुआ, ठीक है, और वो बेसिकली आप देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट का धमाका है, और वो वहाँ उन्होंने ख़ुद ले जाके उसको स्टोर किया हुआ था, और वो उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने पाकिस्तान पे लगाने की पूरी कोशिश की है। उनके चैनल्स पे मैं ये बुलाया उन्होंने 2-3 दफ़ा, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने देखिए बम डिस्पोजल का कोर्स किया हुआ है, मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ। उसका जो इफ़ेक्ट है, जब बम का इफ़ेक्ट होता है कुछ और होता है, उसका इम्पैक्ट, उसके निशानात, उसकी जो चीज़ें हैं वो अलग नज़र आती हैं। ये जो फोर्ड पे भी हुआ, ये आपका एलपीजी सिलेंडर का धमाका है जिसको आप बम का धमाका बोल रहे हैं। इसी तरह वहाँ जो थाने में धमाका हुआ वो भी आपका, तो ये इन्होंने बना लिया है। ये देखिए जहाज़ के अंदर इस तरह से छेड़छाड़ नहीं होती, ख़ासतौर पे एक न्यूट्रल कंट्री के अंदर, दुबई के अंदर। चलें पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि चलो जी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो पल्स से या किसी तरीके से आपने किया, हालांकि इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि जहाज़ का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है। तो ऐसी कोई चीज़ अपरेंटली पॉसिबल नहीं है। ख़ासतौर पर न्यूट्रल कंट्री में, दुबई में किसी अपने मुल्क के अंदर हो तो वो एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। तो ये उनका अपना फॉल्ट है, और उसकी वजह ये कि अगर आप देखें तो जो उन्होंने पायलट का एरर है मेरे हिसाब से, उसमें जहाज़ का भी एरर है, पायलट के भी। जहाज़ का जो इंजन था इस वॉज नॉट पावरफुल इनफ कि जिस वक्त उसने जो लूप लिया है, वो लूप लेने के बाद दोबारा वो जो है वो आपका जो है वो ऊपर की तरफ जो है ना नोज़ अप कर सके और वो पुल अप कर सके। वो पुल अप नहीं कर सका बेसिकली, और नोज़ डाउन ही चला गया जब आप लो एल्टीट्यूड पे आते हैं। क्योंकि मैंने ये एयरफोर्स वालों के साथ ग्राउंड लिजान ऑफिसर का कोर्स किया हुआ है इधर मसरूर PF बेस के ऊपर, ये जहाज़ों के साथ, तो मुझे इनका डायनेमिक्स का पता है, दो कि मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। तो इसमें ये लूप जब उसने पहले जब बनाया है, तो ये जब आप लो एल्टीट्यूड पर आते हैं तो जहाज़ का अगर इंजन पावरफुल ना हो तो वो थ्रस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि नीचे आके एयर कम हो जाती है विंग्स के नीचे आपको प्रेशर। तो ये उसमें पायलट एरर भी था कि वो इतना नीचे लूप लिया, फुल्ली नोइंग कि उसके जहाज़ के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, वो अच्छा एक एरोबेटिक दिखाना चाह रहा था, उसने सारे लूप बनाए, लेकिन जो लास्ट लूप उसने बनाया वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया।
और जहाज़ में के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, और इसीलिए वो इल्ज़ाम धर रहे थे कि जी यार क्योंकि ये इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स का वो इंजन लगा हुआ है, उसका फॉल्ट है। ये भाई जो भी फॉल्ट है वो आपके जहाज़ का फॉल्ट है। जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन पूरी दुनिया में मशहूर है। बात ये है कि अगर आपके जहाज़ के साथ वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये तो आपने इंटीग्रेशन देखनी है अपने जहाज़ के साथ, कि जहाज़ के अंदर आप कौन सा इंजन लगाते हैं, कौन सा टायर खरीद के लगाते हैं। आप कहेंगे जी जार का टायर फट गया, तो ये तो आपने देखना है। तो उसका मतलब है कि जहाज़ तो नाकाम हो गया ना। और आप देखें कि आर्मीनिया ने, वो एक वाहिद मुल्क था जो उनसे ख़रीद रहा था ये कुछ तैयारे 4-5, उन्होंने भी डील कैंसिल कर दी कि भाई हम इसे नहीं ख़रीदते। तो ये इनका मैं समझता हूँ ट्रेनिंग का भी फॉल्ट है, पायलट का, जैसे मैंने कहा। और ये ट्रेनिंग उसमें आर की नहीं है, और पूरी दुनिया इंडियन एयरफोर्स को जानती है अगर इतनी इनकी इस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है। और ना ही इनके पास ये कैपेबिलिटी थी। जो जहाज़ का इनका था तेजा, ये फेल हो चुका है। ये 40 साल का प्रोजेक्ट आप देखें। नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे एक और बात याद आ गई। देखिए मेरे साथ एक बात है कि जब आर्मी साथ बैठी होती है ना, तो प्राउडली हम भी बातें कर रहे थे। एक बात है, नहीं, मकसद ये है कि एक पोस्ट मैंने देखी है, वो लाहौर का बच्चा है, वो कह रहा है कि जब बोला था 125 का इंजन लगाओ तो क्यों 70 का लगा के जहाज उड़ा दिया। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की। यही हुआ है कि उसको जो जिस कैपेबिलिटी का वो जहाज था, उसको उस हिसाब से उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया, और उसमें वो थ्रस्ट क्रिएट नहीं हो सका कि वाकई उसमें जो है वो 125 का इंजन समझ के उसने वो लूप बना लिया। ऐसे ही है जो उसकी मिस्टेक थी। अच्छा मेरे साहब, आपके लिए सवाल 4-5 है। अच्छा जी, एक सवाल तो ये है कि बीइंग अ आर्मी पर्सन, आप आर्मी से हैं, और पाकिस्तान आर्मी के कहते हैं ना कि शाना बशाना हम पूरी आवाम खड़ी है, और मैं ये भी कहता हूं कि जहां मेरी आर्मी वहां हम कुर्बान। ये तो मैं खुद ऑनर इस बात को कहता हूं। लेकिन पूछा ये जा रहा है कि अगर अच्छा ये वाला वर्ड मैं यूज़ नहीं करूंगा, ऑनर गंदी बात है, लेकिन जितने भी इंडिया के तैयारे हैं, क्या अगर हमारी आर्मी को दिए जाएं, क्योंकि हमारी आर्मी का और एयरफोर्स का दिल, और जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस है, दिल बड़ा है, तो क्या हम इनकी जो है वो मरम्मत करके इनको वापस दे सकते कि भाई लड़ने के लिए पहले तैयारे तो सही कर लो? देखिए इनके पास दुनिया के लेटेस्ट तैयारे हैं, अपार्ट फ्रॉम तेजा तो उनका अपना इनबिल्ड किया हुआ है, हाल हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया था, जो फेल हो गया इनका प्रोजेक्ट। लेकिन जो इनके पास रफ़ाइल हैं, इनके पास MiG-29 हैं, इनके पास मिराज 2000 है फ्रांस के, ये दुनिया के टॉप तैयारों में आते हैं। तो इसका मतलब है कि इक्विपमेंट तो इनके पास दुनिया का टॉप क्वालिटी का, लेकिन इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। हमेशा हर गन के पीछे वो बंदा होता है जिसका दिल होता है, ठीक है, और जिसकी ट्रेनिंग होती है, जो जानता है। आप देखें कि यहाँ से हमारे तैयारों ने पाकिस्तान की जो है वो बॉर्डर भी क्रॉस नहीं की, और इंडियन तैयारे जो है वो फ्री फॉल ज़मीन के ऊपर मौजूद थे। तो रफ़ाइल जैसे तैयारे को भी इन्होंने डिग्रेड कर दिया, आई वुड यूज़ दी वर्ड के जलील करा दिया उन्होंने। और पूरे देखिए रफ़ाइल के शेयर्स गिर गए पूरी दुनिया के अंदर। और जिसकी जगह जो है ये आप देखिए कि पाकिस्तान के तैयारों को, जो चाइना की कंपनी है जिन्होंने ये चेंगडू कंपनी है जिसने ये बनाया तैयार है, J-10C है और आपका JF-17 थंडर है, उसके शेयर्स अप हो गए पूरी दुनिया के अंदर। और पहली दफ़ा दुनिया को पता चला कि ये जो ईस्टर्न साइड है आपकी, ये भी कैपेबल है, उनके पास बड़ा पोटेंशियल है। यानी चाइना और ये इस तरफ की जितने कंट्रीज़ हैं जो अब ये वेपन्स बना रहे हैं, ये दुनिया की बड़ी हाई क्वालिटी की चीज़ है। तो ये पूरी दुनिया में वेस्ट का जो है उन्होंने बदनामी कर दी। तो उनके पास इक्विपमेंट दुनिया का टॉप क्लास का है, लेकिन दिल और ट्रेनिंग वो बंदा उनके पास नहीं है जो उस इक्विपमेंट को इफेक्टिवली यूज़ कर सके। अच्छा एक बात और कि अभी भी अच्छा मेरे सब के लिए मैं ऑनर बता दूं कि अभी इन्होंने, क्योंकि आज प्रोग्राम से जल्दी जाएंगे, इन्होंने फिर चित्रौल करने जानी है इंडियन के चैनल्स पर। मुझे बताया कि आपने यहाँ से 9:30 बजे प्रोग्राम से जाना है या उससे पहले जाना है? जी मैं 11:30 बजे निकल जाऊँगा। 11:30 बजे आप निकल जाएंगे। हाँ। तो 11:30 तक हमारे पास टाइम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज जो आपकी बात होने जा रही है किस हवाले से बात होगी? मैं देखने वालों को बता दूं कि हम ये इंडियन चैनल क्योंकि ज़्यादातर प्रोपेगेंडा मशीन है, मैं समझता हूँ इंडिया की और इंडियन फोर्सेस की भी, तो मैं इसको काउंटर करने के लिए ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, और मैं वहाँ इफेक्टिवली उसकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी हूँ, लर्नड भी हूँ, तो मैं उनसे वो टेक्निकल टर्म से बात करता हूँ। ऐसे ही है, ठीक है। तो उसमें आजकल उनका जो ज़्यादातर जोर है वो ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये अभी नया जो सेटअप आ गया CDF जो है, ये एक जो गलत हो गया है, और ये एक
रॉन्ग प्रेसिडेंस है और दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि पूरी दुनिया के अंदर है ये, और कई ममालिक के अंदर है CDF का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बेसिकली अब जो मॉडर्न वारफेयर है वो मल्टीपल डोमेन्स की वारफेयर है। उसके अंदर आपके पास रॉकेट फोर्स है, आपने भी कुछ अरसे पहले सुना होगा पाकिस्तान ने जो बनाई रॉकेट फोर्स, में रॉकेट फोर्स है, आपकी इंटेलिजेंस फोर्सेस है जिसको इंटेलिजेंस आप डोमेन कहते हैं, आपका साइबर डोमेन है, साइबर फोर्स है आपके पास, उसके अलावा आपकी न्यूक्लियर फोर्स है जिसको स्ट्रेटेजिक कमांड कहते हैं। तो ये सारी कमांड या मल्टी डोमेन जितनी है, ये आजकल मॉडर्न वारफेयर में इनको इंटीग्रेट करके जब तक ये अंडर एक कमांड के अंडर में ना हो उस वक्त तक यू कैन नॉट इफेक्टिवली यूज। जैसे मैंने कहा कि मैंने एयरफोर्स के साथ कोर्स किया, अब अगर आर्मी को एयरफोर्स की सॉर्टी चाहिए, आर्मी अगर किसी जगह अटैक में जा रही है, उनके साथ टैंक्स जा रहे हैं और इन्फेंट्री मूव कर रही है, तो वो आर्मी उसको रिक्वेस्ट देगी एयरफोर्स को, ज्वाइंट हेडक्वार्टर जाएगी पहले, वो जब चेयरमैन ज्वाइंट के उधर ज्वाइंट हेडक्वार्टर में हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, वो एयरफोर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि फला ऑफिसर है, फला फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल होगा, वो उनकी बम लाइन होगी, इतने बजे से इतने बजे तक उनको एयर कवर चाहिए, फला पॉइंट से फला पॉइंट तक उन्होंने मूव करना है, और फला उनसे ऑफिसर जो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा, आपकी इतने तैयारी की रिक्वायरमेंट है। तो इन चीज़ों में उस वक्त थोड़ा सा जो है वो ये कोऑर्डिनेटिंग टाइप थी, लेकिन अभी डायरेक्ट कमांड है कि जनाब जो आपका जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर होगा ये डायरेक्ट कमांड देगा, और इसके पास सारी, क्योंकि एक ही जगह होगी, इट डजंट हैव टू रिक्वेस्ट के किसी फोर्स के ऊपर, ये एक ही फोर्स होगी और ये इसके अंदर सारे डोमेन होंगे, यानी एयरफोर्स भी होगी, इसमें नेवी भी होगी, इट विल ऑल पार्ट ऑफ वन सेक्रेटेरिएट अंडर वन रूफ अंडर वन विंडो, जिससे हमारे लिए कोऑर्डिनेशन आसान होगी। क्योंकि अब न्यूक्लियर का दौर है, पाकिस्तान अब कन्वेंशनल वारफेयर वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हमारा नहीं है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा जो है वो कन्वेंशनल वारफेयर को फेस नहीं कर सकते, हमारी वेस्ट बड़ी थिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है। तो ये यूनिटी ऑफ, इसको कहते हैं यूनिफाइड कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब यूनिटी ऑफ कमांड हो गई है, यूनिफाइड कमांड हो गई है, ठीक है। और उसमें ये कहना है कि जी अकेले वो कोई बटन दबा सकते हैं न्यूक्लियर के, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कंसर्नेंशियल बोर्ड हमेशा होता है, उसका कंसेंट होता है, वो ही डिसाइड करता है, जिसमें ये सारे आपके टॉप के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सब मेरे हिसाब से शामिल होंगे, और वो फिर उसके बाद डिसीजन होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने हमारी जिस तरीके से आप बात करते हैं, मुझे नाम इस वक्त भूल जाता है, मुझे नाम का, मैं ऑन एयर भी बात कर रहा हूँ, कल भी हम एक जगह पर थे, मुझे नाम का थोड़ा सा फुकदान था। मुझे चंद नाम याद है जो कि मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, जिसमें आप हैं, मुफ्ती जाहिद हैं, हमारे सलमान हसन, तो ये कुछ लोग हैं जो कि मुझे याद हैं, बाकी थोड़ा सा दिमाग में प्रॉब्लम है। अच्छा जी, मुझे लाहौर में एक बच्चा है, जो कि बच्चा तो नहीं है, भाई हैं, लेकिन वो ये है कि आपकी तरह ही वो आकर जो उनकी चित्रौल करता है वो इंडिया की। अच्छा एक बात है, इंडिया का, अच्छा एक बात है, आप लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही होती है, यू आर अ मेजर, ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई बात कर रहा है चीख कर गाली वाले वर्ड्स यूज करें? देखिए, आर्मी ऑफिसर्स को आपने देखा होगा, उनका आपको एक तो अलग से आइडिया रहता है। फिर हम बीइंग आर्मी ऑफिसर अगर हम किसी जगह जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार ये अपना कोई आर्मी ऑफिसर लग रहा है, ये पुलिस वाला लग रहा है, ये फला वाला लग रहा है। मैं एक डिफ्रेंशिएट करने की बात कर रहा हूँ। तो आर्मी की एक ट्रेनिंग एक बिल्कुल डिफरेंट है, और उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आप कह लें कि पर्सनल उसका डिसिप्लिन, ठीक है, उसकी हाइजीन, उसकी लर्निंग, उसकी एजुकेशन, उसका इंटेलेक्ट, और उसका दीदार होना, और उसका बोल्ड एंड ब्रेव होना, ये सारी चीज़ें इट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो हमें ये ट्रेनिंग जब दी जाती है तो इसमें पेशेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इम्प्रूव होता है, और ये आप सबको देखते को पता है कि कितनी टफ ट्रेनिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली हर ऑफिसर का, हर जवान का एक पेशेंस का लेवल बहुत बढ़ा देती है। तो हमारी एंड्योरेंस, हमारा पेशेंस, हमारा स्टेमिना आम आदमी से हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे नहीं, कोई इसको मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको देखा, फिर जनरल आसिम मुनीर हाफिज साहब को देखा। अच्छा, जितनी भी करख्त बात हो, आप लोग सब्र का दामन, बदतमीजी को टच नहीं करते। मैं खोलकर बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने इंडियन के मेजर्स को देखा, इनके फोर्स के लोगों को देखा, वो जो अभी जिनकी डेथ हुई है, इस तरीके से भी लोग हैं, तो ये गाली देकर बात करना पता नहीं क्यों प्रेफरेंस समझते हैं। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि कौन सी पाकिस्तान आर्मी है। मैं तो बड़ी हंसी भी आई कि पाकिस्तान का तो तैयारा खड़ा हुआ तो उनका पेट्रोल ऑयल लीक हो गया गाड़ी, तो वो कार्टून बनाया कि पैम्पर लेकर आए और वो देखा कि वो बेचारे जो मुझे तो बड़ा वो फनी सी एक वीडियो लगी। असल में कभी कभार ना पेज क्लिप्ड हो जाते हैं। अच्छा, उसमें वीडियो क्या था कि
एक जगह पे ना 4 बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने माँ बाप से जान छुड़ा के ना भाग गए। अब वो माँ बाप देख रहे तो वो इंडिया वालों के पास गए कि ये हमारा छोड़ो, पैम्पर तुम अपने जहाज को बांध दो। तो अब मकसद ये है कि इतना मजाक हुआ और उसके बाद भी फिर उस पर ढिठाई। तो उसके बाद वो बच्चा जब बात करता है, वो लड़का जब बात करता है, अच्छा जब बात उनके पास नहीं रहती ना, जैसे कि आप भी दलील से बात करते हैं, आप फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करते हैं, आप टेक्निकल बात करते हैं, तो वहां की एक तो फीमेल एंकर बिठाई हुई उन्होंने ज्यादातर, ठीक है, वो और फिर उनके बाद जब बात नहीं करिएगा, आगे बात मत करिएगा, आपको बताए दे रहे हैं बात मत करिएगा। अच्छा भाई बात नहीं करें तो यहाँ पे हम चने पढ़ने आए हैं या आपको खीर के रेसिपी देने आए हैं कि ये खीर बनाए और जो है वो काम करें? बिल्कुल तो ऐसे ही है। क्या करना चाहिए ऐसा के लिए? देखिए मेरे सब हमारी पाकिस्तान आर्मी में क्या है उनके लिए टर्म्स है? हर जगह ना पूरी दुनिया के अंदर एक तो याद रखें कि किरदार की बढ़तरी, पोलाइटनेस, काइंडनेस, इन चीज़ों की जो है हमेशा वैल्यू होती है और ये उनकी अपनी आवाम भी देख रही होती है, तो ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो इजीली कि जो पाकिस्तानी पैनल आ रहा होता है या पाकिस्तान से जो हमारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनके जो लोग होते हैं उनमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क उनको नज़र आता है, उनके ड्रेस कोड के अंदर, उनके स्टाइल के अंदर, उनकी बातचीत के अंदाज में, उनकी लर्निंग के अंदर। मैंने वहाँ एक दफ़ा फोरम पर बात की और पूछा, मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि जी आपकी क्या एजुकेशन है? मैंने कहा, जनरल बख्शी मुझसे पूछ रहे थे आपकी रेजिमेंट कौन सी? मैंने कहा रेजिमेंट तो मैं नहीं बताता हूँ। अच्छा अपनी तालीम बताया? मैंने कहा सर मेरे 4 मास्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कराची का टॉप जो है IB कराची का मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा सर आप भी अपनी तालीम बताएं ना। तो कहते हैं अच्छा अपनी स्ट्रेटेजिक तालीम बताओ। मैंने स्ट्रेटेजिक कोर्सेज का नाम बता दिए कि सब हमने ये किया। मैंने कहा सर आप बताएं ना, आपने, मुझे पता है आप जो है मैक्सिमम जो है ना वो इंटरमीडिएट होंगे। तो वो खामोश हो गए, ठीक है। तो ये तालीम का फ़र्क भी है हमारी आर्मी में और उनकी आर्मी के अंदर, यह हमारे लोगों में भी गलत परसेप्शन है। लेकिन जब भी ये हमारे सिविल आवाम अपने लोग भी जब आर्मी को देखेंगे तो उनको नज़र आएगा कि आर्मी इस वक्त दुनिया में तरक्की करके 7वें नंबर पे खड़ी है। नहीं, तरक्की का तो एक बात देखें, अगर किसी को देखना, अच्छा पैरामीटर्स आप नहीं नाप सकते ना, मैं बहुत आसान लोगों के लिए कर देता हूँ कि 19 साल के बाद खराज तहसीन या सल्यूट पेश करने के लिए कुवैत ने परमानेंटली वीजे खोल दिए अपने पाकिस्तान आर्मी के लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा पैरामीटर मुझे नहीं समझ आएगी ना आपका क्या पैरामीटर है, यहाँ खड़े होना यहाँ खड़े, लेकिन इसका पैरामीटर तो मैं डायरेक्ट नाप सकता हूँ कि अब अगर सऊदिया ने, जो बीच में एक टर्म आपने पढ़ी होगी या सबकी नजरों से गुजरी होगी, इस वॉर से पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि गौर किया जा रहा था कि सऊदिया भी पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद कर देगा, एक्सेप्ट हज और उम्रा वो बंद नहीं कर सकते। वो दुनिया में कहते हैं ना कि वो हमारे पापा का राजा, हम जाएंगे क्योंकि वी आर मुस्लिम। लेकिन मसला ये है कि अब सऊदिया ने भी कहा है कि इफ पाकिस्तान आर्मी इसको टेक ओवर करती है, जो हमारी मेन फोर्सेज हैं या जो भी आती हैं, यस हमें चाहिए। अब कतर इस चीज पर गौर कर रहा है कि अपनी सिक्योरिटी के जो मामला है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ जाने चाहिए, जो कि मैंने भी फीचर्स में पढ़ा। तो पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट। आप इस वक्त देखें कि जो सिक्योरिटी कवर है या प्रोटेक्शन है किसी और मुल्क को देना, वो सिर्फ सुपर पावर्स देती हैं, ठीक है। अल्लाह के बाद जैसे अमेरिका दे रहा है, रशिया दे रहा है, ठीक है, ज़्यादातर अमेरिका का ही है। इवन चाइना किसी का सिक्योरिटी गारंटी नहीं है इस वक्त तक। और पाकिस्तान 3rd नंबर पे है दुनिया में जिसके साथ मुल्कों ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है कि जी इन केस ऑफ अटैक ऑन अस विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ दी कंट्रीज। तो पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में आप बाकी जो भी इंडेक्स पढ़ेंगे, गुर्बत का इंडेक्स पढ़ लें, करप्शन का इंडेक्स पढ़ लें, आपको पता चलेगा पाकिस्तान 160वें नंबर पर है, पाकिस्तान 170वें नंबर पर है। लेकिन आप डिफेंस लेवल पे जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर खड़ा है। आप दुनिया का कोई क्लिप उठा लें सोशल मीडिया पे, चाहे आप सबमरीन्स में देख लें, फाइटर एयरक्राफ्ट में, मिलिट्री में, यू विल फाइंड पाकिस्तान का वहाँ झंडा ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने तैयार हैं, हमसे कंपेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खासतौर पे डिफेंस के मामले में हम बहुत इस वक्त पॉलिश्ड हैं, बहुत आगे निकले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कौम को मायूस नहीं करेंगे। अगर देखें इतने ही हम वीक होते ना तो ये इंडिया इस वक्त जो है ये आपको कब का खा पी चुका होता, ठीक है, अमेरिका आपको कब का खा पी चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब आपके साथ तमीज़ से बात करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपको लंच देते हैं, डिनर देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं सब यहाँ ब्रेक का
कहा जा रहा है और आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजराइल जो सब पे बमबारी कर रहा है पाकिस्तान को नहीं था, क्योंकि वी आर वेरी डिफेंसिव, आर जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं वो डिफेंसिव है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जाना है। अब आप जाकर क्या चित्रौल करते हैं मुझे बताइएगा बाद में। मिलते हैं ब्रेक के बाद और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद मुफ्ती साहिब। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत। जी शाना सर, राइट से ना, वेलकम बैक। और हमारे अदील भाई, अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया अदील भाई इस वक्त हमारे मुफ्ती जाहिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती जाहिद साहब, आप आते हैं तो सवालात जहन में। अच्छा मुफ्ती जाहिद के लिए हसन मैं ये कहूँगा कि इनको ना कोई भी गोल दे दो या कोई भी बॉल इनकी तरफ थ्रो कर दो, छक्का चौका ये खुद ही मारते हैं माशाल्लाह, क्योंकि तालीम है। और कहते हैं कि पढ़े लिखे शख्स को, हाँ वो जिन्स कोई भी हो, जेंडर बायसिंग नहीं होती है, जो भी पढ़ा लिखा है वो औरत है या मर्द है वो आंसर कर देता है। अच्छा जायदाद के हवाले से हम बात करेंगे आज। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जायदाद औलाद को चलेगी वो तो मान लिया, सबको पता है, ठीक है। अब आपने मुझे कहा या आपके घर में किसी ने कहा या मेरे घर में किसी ने कहा कि ये बच्चा मैंने पाला, ये मेरा बेटा है, ठीक है। और मैंने सबको बार 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 ये कहा कि देखो मैं पेपर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, ये एक सवाल है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे पेपर बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह के बाद मैं गवाह करके जा रहा हूँ, हसन आपको भी, मुफ्ती जाहिद आपको भी, कि मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि ये बच्चे को मेरी जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिए। बोल दिया, सब लोग गवाह हो गए। गवाह वही होता है ना कि कहते हैं ना कि बुरा काम करो तो दूसरे को मत बताओ कि वो गवाह बनता है। तो अब वालिद का इंतकाल हो गया और बच्चे कहते हैं तो हमारी जायदाद हम उसको क्यों दें, तो हम चोर बनेंगे अल्लाह के या नहीं बनेंगे, क्योंकि विरासत में उसका कोई हक तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरासत के जो उसूल और जो ज़ाब्ते हैं वो कुरान करीम के अंदर बड़े वाज़े अंदाज में लिखे गए हैं, मौजूद हैं। सूरतुन निसा अगर आप पढ़ें ना तो इसके आयत नंबर 10, 11, 12 के अंदर ये 3 आयात हैं। इन 3 आयात के अंदर पूरे कानून वरासत और उसूल वरासत लिख दिए गए हैं, बड़े मुनज़्ज़म और वाज़े अंदाज के अंदर। देखिए कि जिस तरह के आपने कहा कि किसी को ले पालक के तौर पर बच्चा ले लिया, गोद में ले लिया, तो जो वरसा हैं उनके हिस्से तो मुकर्रर हैं। अच्छा जो ले पालक बच्चा होता है, जो किसी और की औलाद होती है, उसको वरासत में से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर वारिस ने उसको लिया और अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत लिख दी या उसके नाम कुछ कर दिया, तो ज़िंदगी में तो वो इख्तियारात रखता था, वो जिस तरह चाहे जैसे चाहे वो दे दे। अगर गवाह बनाकर तहरीर करके या सिर्फ गवाहों की मौजूदगी में ये हुक्म जारी कर गया, तो बाद में वरसा पर लाजिम है कि उनके हुक्म को माना जाए, अगर उनके हुक्म के अंदर कोई खिलाफ शरअ काम नहीं है। इसको शरीयत कहती है वसीयत। तो वसीयत वो जिस वसीयत के अंदर ना तो शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो, ना किसी की हक तलफी हो, तो उस पर अमल किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कुरान करीम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आयत नंबर 11-12 सूरतुन निसा की, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसूल वज़ा कर दिए। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये पूरी आयात बय्यिनात हैं, अगर कोई बंदा गौर करे तो बड़े वाज़े अंदाज में हिस्सों का तयन किया गया है। मिसाल के तौर पर कोई मरने वाला मर गया, उसके बेटे बेटियां हैं, तो उसकी किस तरह तकसीम होगी, तो कुरान ने कहा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटे को हमेशा बेटियों के मुकाबले में दुगना मिलता है। ये कुरान का एक उसूल है, ज़ाब्ता है। अच्छा फ़इन कुन्न निसान फ़ौक़स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। अब बेटे तो हैं नहीं, सिर्फ बेटियां हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, कुरान कहता है वइन कानत वाहिदा, अगर बेटी फ़कत एक ही है ना तो फ़लहा निस्फ़ु, उसके वालिद की टोटली जायदाद में से आधा हिस्सा उस अकेली बेटी को मिलेगा। बाकी का जो आधा बचेगा वो बाकी वरसा में जो असबात वगैरह हैं, दीगर रिश्तेदार हैं, उनमें जाएगा। अगर 2 से ज़ायद बेटियां हैं तो उनके लिए 2/3 है। तो इसी तरह फिर माँ बाप के हिस्से भी कुरान करीम ने मुकर्रर कर दिए हैं। वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुल लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस। चूँकि इसकी बड़ी तफसील है, बड़ा तवील टॉपिक है, तो इसके अलावा दूसरा जो आयत करीमा 12 नंबर है, उसमें अल्लाह करीम ने शौहर और बीवी का हक मुकर्रर किया है। यानी कि अगर बीवी मर जाए तो शौहर को बीवी की विरासत में से कितना हिस्सा मिलता है, और अगर इसी तरह शौहर फौत हो जाए तो बीवी को कितना हिस्सा मिलता है। तो कुरान करीम ने यह भी वाज़े किया वालकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, कि अगर किसी की बीवी मर जाए और बीवी की औलाद नहीं है, सिर्फ शौहर है,
तो कुरान कहता है निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है अगर मरने वाली की कोई औलाद नहीं है। अगर मरने वाली की औलाद भी है तो शोहर के लिए चौथा हिस्सा है। इसी तरह शोहर फौत हो जाए, पीछे बची है बेवा यानी बीवी, तो उसके लिए अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया है, औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा मुकर्रर किया है। तो ये वो हिस्से हैं कि बड़े मुनज़्ज़म और बड़े वाज़े अंदाज के अंदर ये लिख दिए गए हैं। तो लेपालक हों या गोद में लिए हुए हों या किसी के लिए वसीयत की हो, तो ये याद रखना कि वसीयत हमेशा गैरों के लिए होती है, अपने वरसा के लिए वसीयत नहीं होती। हज़ूर ने फरमाया कि ला वसीयत लिवारिस, कि वरसा के तो वैसे ही शरीयत ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। तो अगर कोई बंदा मरने से पहले वसीयत करता है किसी फलाही इदारे के लिए, किसी करीबी के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी यतीम के लिए, मिस्कीन के लिए, तो वसीयत उनके लिए होगी। लेकिन वसीयत के अंदर ये भी हुक्म जारी रखना ज़रूरी है कि वसीयत का टोटली माल वहाँ नहीं जाएगा, बल्कि वरसा के साथ ज़्यादती भी ना हो और वरसा के हक तलफी भी ना हो, किसी के जुल्म ना हो। तो इस तरह की वसीयत जो शरीयत के दायरे के अंदर है, अच्छे अकामात के लिए, अच्छे उमूर के लिए है, तो वो दुरुस्त है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा जो लेपालक था, ठीक है, एक सवाल बड़ा मेजर आया जो कि मुझे करना भी आपसे। अब एक बच्चे को लेपालक आपने पाल लिया, ठीक है, अब वो अपनी औलाद से ज़्यादा खिदमत कर रहा है आपकी, किसी लालच के बगैर, उसको भी माइंड में है, लेकिन जाते हुए बाप ये कहकर गया कि अगर तुमने इसका हक मारा, ठीक है, मैंने वसीयत नहीं बनाई, मैंने तुम पर छोड़ा, तो मैं कयामत के रोज तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा, तो फिर यहाँ पे तो आप पाबंद हो गए ना। आज सवाल आपका बहुत आल है, लेकिन लेपालक बच्चे, मुंह बोले बच्चे, माले वरासत, जिस तरह वरासत का मुनज़्ज़म और एक वाज़े उसूल बयान किया गया है ना, वरासत जो कि मरने के बाद होती है और वरासत हमेशा आपके रिश्तेदारों के लिए होती है। अच्छा, ये जो वालिद गिरामी कह कर गए हैं ना, इसको हम वसीयत में लेंगे। अगर अपनी ज़िंदगी में दे कर गए हैं तो उसको हम माल हिबा कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे, तोहफ़ा कहेंगे। और जो अकामत दे कर गए, अगर औलाद उनकी बात नहीं मानती तो जाहिर है कि उनके हुक्म में, उनकी अमानत में, उनकी चीज़ में ये खयानत कर रहे हैं, तो ये गुनाहगार होंगे। वालिद ने जो कह दिया उसको इख्तियार है, वालिद चाहे तो सारे का सारा एक ही बंदे को दे दे, मगर ज़िंदगी में अगर वो ये कहें कि बेटा तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, बस देख लेना तुम, तो वो जो देखने वाली बात है, तो देखने पर तो उसूल को भी देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, ज़्यादा थोड़ी नहीं। हाँ, वो फिर देखेंगे वरासत के कुरान के अहकाम देखेंगे और हमारे कानून को देखेंगे, अदालती फैसलों को देखेंगे। तो अदालत की तरफ जाएंगे या शरी कानून की तरफ जाएंगे, तो फिर उसमें तो यह है कि बतौर हमदर्दी, बतौर सिला रहमी, हुस्न सलूक कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर बच्चे आपके पास हैं तो उन मालिकान को चाहिए कि वो अपने जीते जी ही इस तरह के हिस्से और इस तरह का तयन करके जाएं कि आपके लिए ये है, तो उनके मुकर्रर करदा हिस्सों में कोई औलाद चैलेंज नहीं कर सकती। आप ठीक है जी। मुफ्ती साहब, यहाँ पर एक नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की ज़िंदगी में ये सफ़र जो है वो लिख दे कि हम भी फ़ख्र से लिखें, फ़ख्र से कहें कि हम भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह तबारक व तआला के घर के मेहमान बनने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं और एक सवाल एक भाई ने किया है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करते थे और उन्होंने उससे निकाह कर लिया। अब घर का मसला ये है कि उनकी भाभी जो बेवा हैं, घर वाले ये कह रहे हैं कि उससे निकाह करें। अपनी भाभी जो बेवा है, उनके 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये अब बता चुका है लड़का कि मेरा घर पे निकाह हो गया, मैं निकाह कर चुका हूँ और अब मैं इनसे निकाह नहीं कर सकता, जिस पे वालिदैन ने और वालिदा ने जो है वो पगड़ी और वो दुपट्टा पाँव में फेंका। तो इस लड़के ने ये पूछा है कि क्या इस शर्त पर निकाह हो सकता है कि मैं सिर्फ नाम दूंगा, रहूँगा मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ। देखें कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब कोई बंदा आकिल या बालिग मुसलमान है तो वो शरई हकूक़ रखता है, उस पर ज़बरदस्ती ना की जाए। ठीक है, शरई इख्तियारात हासिल कर चुका है तो किसी को मजबूर करके रिश्तों के बंधन में ना बांधा जाए। लड़की हो या लड़का हो, उसका राज़ी होना ज़रूरी है, जिसे इजाब व कबूल कहते हैं। दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाएं कि जी हमने इस रिश्ते को तस्लीम कर लिया है, लेकिन जब तक लड़का ये नहीं कहेगा जी मैंने कबूल किया, या लड़की ये नहीं कहेगी कि मैंने तस्लीम किया, कबूल किया, निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, अब उस जुज़ की तरफ आ जाते हैं जो आपने कही है। पहली बात तो ये है कि निकाह के हकूक़ क्या हैं, निकाह किसे कहते हैं।
खाली नाम का निकाह ये तो जोहला का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका रहा है। ज़माने जाहिलियत में जाएं तो जब किसी को अपने अक़द में आपने ले लिया है तो अब आप पर उसका खाना पीना, रहन सहन, सारे अखराजात और टोटली मामलात और हकूक़ की जिम्मेदारी आपके ज़िम्मे आयद हैं। अगर आप किसी भी हक़ के अंदर डंडी मारते हैं, उसका हक़ नहीं अदा करते, तो आप गुनाहगार हैं। उसके साथ रहना, रिहाई देना, खाना पीना, कई अहकामात हैं, कई हकूक़ हैं, तो उन सारे हकूक़ को लेकर चलना, इसको निकाह कहते हैं। अगर खाली नाम का आप निकाह करते हैं, अल्लाह भी नाराज़ है, रसूलुल्लाह भी नाराज़ हैं और हक तलफियाँ भी होंगी। अच्छा, ये भाई हैं बेसिकली मुल्तान से हैं और उन्होंने कहा कि मैं तमाम चीज़ें देने के लिए तैयार हूँ, जिसमें घर, नान, नफ़का, तमाम चीज़ें, हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करूँगा, वो मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ रहूँगा। गुनाहगार है, मुजरिम है, ये हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करेगा तो ये गुनाहगार ही रहेगा, भले दुनिया की सारी आसाइशें दे दे, दुनिया का सब कुछ दे। लेकिन वो बंदा तो मान ही नहीं रहा ना, वो तो माँ बाप के लिए उसमें जबर में आकर। और बाकी मुझे भाई ज़रूर, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि वजह क्या है कि बच्चों की वजह से निकाह करवाया जा रहा है या जायदाद के मामलात है, किस वजह से करवाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर जायदाद के मामले भी होते हैं कि बहू के नाम पे चीज़ें, तो वो कहते हैं कि छोटे बेटे से करा लो, चीज़ घर में ही रहे। नहीं, अगर इस तरह कर रहे हैं तो सारे गुनाहगार हैं। इनका जवाब एक ही है, किसी भी अगर जबर है तो जबर का मतलब यह होता है कि सामने लेके खड़ा हुआ कि मैं तुझे मार दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, चल तस्लीम कर, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती करना। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करना तो नहीं करना, अगर कर लिया तो ये ज़िम्मेदार होगा कि उसके तमाम तरह हकूक़ अदा करे। ठीक है। और अब एक और सवाल है कि भाई मेरे वालिद ने जो है वो मरते हुए एक बंदे से कर्जा दिया था, एक बंदे को कर्जा, और जिस वक्त अब्बू का इंतकाल हुआ तो क्योंकि मैं उस आधे घंटे के अंदर मौजूद नहीं था और वो बंदा कह रहा है कि तुम्हारे बाप ने मुझे कर्जा माफ़ कर दिया था, तो क्योंकि अब्बू नज़ा के आलम में थे, मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। अब इस पे शरा मुझे क्या कहती है कि मैं उनसे तकाजा करूं या अल्लाह के ऊपर छोड़ दूं? अब ये मामला भी आएगा वसीयत में। अच्छा, मरने से पहले अगर माफ़ किया है तो असूली और कानूनी तौर पर तो गवाहों का होना ज़रूरी है और तहरीर का होना भी ज़रूरी है। अगर वरसा में कोई भी नहीं है और वो अकेला ही बंदा आकर कहता है कि मैं तन्हाई बैठा था और मुझे ये कहा है, तो अगर आप उसूलन देखें, कानूनन देखें या इखलाकन किसी भी तरह से आप अपने दिमाग से भी सोचें तो आप कहेंगे मसला पैसों का है। मुमकिन है कि ये बंदा झूठ बोल रहा हो। अगर वो बंदा आदिल है, आकिल है, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है और आपको यकीन कामिल है कि ये बंदा हमारे साथ गलत या झूठ नहीं बोल सकता, अगर आप उसकी बात पर यकीन हुस्न ज़ान करते हुए यकीन करके माफ़ कर देते हैं तो ये अलग मामला है। बाकी अगर वो ये कहता है कोई गवाह भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको कुछ माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको ये कहा जाएगा कि दो। अगर कहते हैं कि ठीक है जी हम अल्लाह पर छोड़ते हैं तो वो वरसा के ज़िम्मे है। अब वो जो वसीयत या इस तरह का बंदा जो बयान देता है तो उस पर लाजिम है कि वो गवाह पेश करे, उस पर लाजिम है कि वो दलाइल दे। ऐसे अच्छा, तो कोई भी उठ के कह पहले वाले भाई का सवाल है, ये भी आप मुझे प्लीज़ इसका सवाल, जब वो कह रहे हैं कि तीनों बेटियां हैं और बेटियों के चक्कर में मेरा निकाह करवाया जा रहा है, जबकि मैंने ये भी कहा कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि मेरी औलाद से ज़्यादा मैं इनकी परवरिश देखभाल करूँगा और कहीं पर भी अगर चूक होती है तो आपकी जूती और मेरा सर, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे, कह रहे निकाह करो भाभी से। नहीं, निकाह का अगर कह रहे हैं तो बग़ैर निकाह के तो ये जो भी करेगा, भतीजे हैं वो बेटों के हुकूक में आते हैं, बच्चे हैं इसके, तो निकाह नहीं करना चाहता तो मैं तो ये कहता हूँ कि शरीयत ने आपको मजबूर नहीं किया। और अगर ये कहता है कि हर चीज़ दूंगा, निकाह खाली नाम का करूँगा, तो ये बंदा फिर भी मुजरिम ही नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ ये भी लिखा कि मेरी वालिद और वालदा ने कहा कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी और बाप कहता है कि मैं तुम्हें रोज़े आखिरत माफ़ नहीं करूँगा। अब मैं फंस चुका हूँ और हम दो भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया, मैं दूसरा हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। ये देखें, पहली बात तो यह कि ये धोखा नहीं है। दूसरे नंबर पे बात यह है कि मर्द के लिए जब चार हैं तो उधर भी कर लें, इधर भी वालिदैन की बात मान के कर लें निकाह। निकाह करने में क्या हर्ज है? तो उसके साथ क्या धोखा हुआ? क्या मतलब कोई दूसरी या तीसरी शादी कर ले तो पहले के साथ धोखा हो गया? तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरी तीसरी चौथी शादी पहले, तो फिर तो ये सर कोई बात नहीं है, ये धोखा नहीं है। हमारे लिए कुरान और शरीयत है। जब शरीयत ने आपको एक हक दिया है या मुझे हक दिया कि मैं चार कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, ये मेरा शरी हक है। कोई अगर आपको शरी हकूक से रोकता है तो वो गुनाहगार है अल्लाह के नज़दीक। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सिर्फ हक एक ही का अदा कर सकता हूँ, दूसरी का नहीं कर सकता, तो वो आपका मसला है। और इस तरह का मतलब मजबूर या ये निकाह करता है तो एक
उधर कर ले, किधर कर ले, बस दोनों को बराबर रखे, दोनों को हकूक अच्छा, दे, ये मसला भाई हल ने हो भी गया। रिप्लाई कर दिया, कह रहे हैं कि भाई वो बंदा अकेला था, 15 मिनट में वो गया, अब्बू ने बात भी की और अब्बू का इंतकाल भी हो गया। नहीं नहीं, इनको पता है ना, मुझे शक है, मुझे यकीन है कि अब्बू ने माफ नहीं किया, क्योंकि अब्बू तो बात ही नहीं कर सकते थे। बट देखे ना कि अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक, एक कानून है कि यकीन कभी शक से ज़ायल होता ही नहीं है। जब इनको यकीन है तो इनका बयानिया पावरफुल है, वो बंदा वैसे भी गलत अच्छा, पर उन्होंने लग रहा है। कुरान की कसम उठा लिया और कहते हैं कि मैं कुरान के आगे चुप हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको कोई दलाइल देता हूँ तो मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ। लेकिन मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा कहीं मैं गुनाहगार तो नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे बाप ने ये बात की होगी, क्योंकि अगर वो करते तो मुझे बोलते। नहीं तो कुरान किसने उठाया है? जो उसने पैसे देने उसे कुरान उठा दे कि अब मैं कुरान की कसम उठाता हूँ कि आपके बाप ने मुझे माफ कर दिया। तो ये चुप इस वजह से कहते, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। दिल नहीं मान रहा तो ठीक है। अब देखा जाएगा उस बंदे का पस मंजर क्या है, करैक्टर क्या है उसका। पहले भी झूठ बोलता रहता है, कोई मुत्तकी लोगों में देखे ना कि अगर बाइज्जत बंदा है, इससे पहले इसके कोई इस तरह के वो नहीं है, तो फिर सोचा जा सकता है कि मुमकिन है कि ये बंदा सही हो। जब एक बेटा वारिस होकर कह रहा है कि मेरे वालिद से मेरी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी कि सारे मामला बताते थे, तो बेटे का बयान उस आम शख्स के बारे में ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, उन्होंने लिखा है कि मेरे वालिद छुपकर सिगरेट पीते थे और उनको ब्रांड्स बदल कर भी मैं ला के देता था। मेरे वालिद नहीं, वो मेरा दोस्त था। तो ठीक है, ये चुप सिगरेट पीते थे, वो उनका अपना मामला है। नहीं, उन्होंने बताया है कि हाँ, इतने फ्रेंडली थे अपने तो वालिद ठीक है। से कि अब्बू कोई चीज नहीं छुपाते थे। मींस तो फिर यहाँ पे तो आ रहा है कि वो बंदा हो सकता है झूठ बोले। मैंने तो पहली बात कर दिया है कि ये वारिस है, वारिस नहीं मानता तो ना माने, क्योंकि उसके पर लाजिम है कि वो इस तरह के दलाइल दे, कोई तहरीर दे, कोई गवाह दे। गवाह नहीं है तो उसकी बात बिल्कुल मतलब झूठ ही समझा जाएगा। तो सच करने के लिए तो दलाइल देना पड़ते हैं ना। जब दलाइल नहीं है तो जाहिर है कि दावा करने वाला जो है, दावा करने वाला पर लाजिम है ना कि वो गवाह पेश करे। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे पास 2 मिनट है, क्योंकि फिर 2 मिनट का हमने कलाम लेना। उस भाई का फिर मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ कुछ ऐसी ऑन एयर बात कह दें कि मैं अपने वालिदैन को ये क्लिप दिखाऊं कि मैं बरी ज़मा हूँ, मैं निकाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी भाभी मेरे भाई में और मुझ में 22 साल का फ़र्क है और मेरी भाभी और मुझ में 20 साल का फ़र्क है। देखें भाई, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। 40 साल का भी फ़र्क हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। हमारे आका की सुन्नत से साबित है कि किसी औरत का बड़ी उम्र वाला होना ये ऐब नहीं है। उसका दिल नहीं मान रहा। नहीं, अब दूसरी बात ये है कि अगर वालिदैन मजबूर कर रहे हैं तो वो मजबूर ना करें। ये अगर निकाह कर लेता है तो इसको सारे हकूक अदा करने पड़ेंगे, और अगर निकाह नहीं करता, जैसे वालिदैन कहते हैं कि नहीं, तो वालिदैन की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो अगर ये बंदा तस्लीम ही नहीं करता तो वालिदैन को भी चाहिए कि इसको मजबूर ना करें। नहीं तो ये भी गुनाहगार होंगे। ज़बरदस्ती निकाह तो करवा के रख देंगे, ये हक नहीं देगा तो ये भी गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है। इससे दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और जिसमें फसादात हों उस मामले से पीछे हट जाना चाहिए। और यहीं पर जिस तरह के हमने वरासत के मसाइल उठाए हैं, हमसे किसी ने पूछा कि मकान, जो वरासत का मकान है या प्लॉट है या जायदाद है, तो देखिए कि उसके जो हासिल होने वाली रकम है, जो किराया है, उसमें सारे लोग शरीक हैं। जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, माँ है, तो वो जो किराया हासिल होता है ना घरों का, मकानों का, प्लॉटों का, तो वो उसी तरह तकसीम होगा जिस तरह से वरासत तकसीम होती है। नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें मेरे वालिद ने घर बनाया, उनकी प्रॉपर्टी का, उनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो वो जो बंदा है, मतलब जो घर का फिर किराया आएगा, ठीक है, किसी के अगर वालिद वालिदा नहीं है, ठीक है, तो वो जो बंदा है वो किराया तो बेटे और बेटियों में तकसीम होगा, बहन भाइयों में तकसीम तो नहीं होगा ना। नहीं, हाँ, हमेशा ये जो मैं बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूँ, जब वो मैं उसकी अपनी जो उसकी फरा है, उसकी जो औलाद है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और वैसे अगर वरासत तकसीम होती है तो उसी घर में ही हो जाएगी, लेकिन बाप, अगर उसका मरने वाले का बाप भी मौजूद है तो उसका भी हिस्सा है, माँ मौजूद है तो उसका भी हिस्सा है, लेकिन ये फिर तफसीली बात है। इस तरह के मसाइल अगर समझने हैं, पूछने के लिए, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ दारुल कमरुल इस्लाम, पंजाब कॉलोनी कराची, ये मेरे पीर और मुर्शिद सैयद अजमत अली शाह हमदानी साहब का मदरसा है, वो मोहतमिम माल है, तो उस इदारे में तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पर बड़ी तफसील से मैं आपको वरासत। आप एक और प्रोग्राम हमने सोचा हुआ डिज़ाइन इंशाल्लाह इस पर बेहतर करेंगे। मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, आपके कलाम के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे, तो सलाम पेश करेंगे या कलाम, जो भी आपका दिल है। बिल्कुल सलाम पेश करें, उसके बाद फिर हम इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी तो तहे दिल से माजत ख्वाएं। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक में पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि पीर को फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।